नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज न चाहते हुए भी आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेगी और समझना भी पड़ेगा। क्या देखनी पड़ेगी और क्या समझना पड़ेगा? आज सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम डायलॉग को इनिशिएट किया। वंदे मातरम चर्चा को की शुरुआत की और उन्होंने अपना ओपनिंग रिमार्क दिया, भाषण दिया। 50 मिनट का भाषण है। वो सिर्फ एक भाषण नहीं है। 50 मिनट में नरेंद्र मोदी ने वो काम कर दिया जिसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट के लिए आप समझिए कि एक आंसर शीट उन्होंने लिख दिया है। और इतना रिसर्च्ड आंसर शीट किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी होगा। अगर ये सवाल आएगा, किसके ऊपर सवाल आएगा? वंदे मातरम के ऊपर। क्या है वंदे मातरम? क्यों है वंदे मातरम? कैसे है वंदे मातरम? तो चारों हाउ, व्हेन, व्हाई और उसके बाद जितने सवाल हैं, सारे सवालों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में आज वंदे मातरम के डायलॉग के माध्यम से दिया। लेकिन मैं आज क्यों जिक्र कर रहा हूं? मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि बिहार चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिहार के बाद गंगा बंगाल जाती है। अपने भाषण के शुरुआती क्षणों में मोदी ने जिक्र किया 3 पर्सनैलिटी का। अभी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पर आते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी कह लीजिए या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कह लीजिए। और आनंद मठ की जहां पर रचना की, ये कहा जाता है कि बिहार से भी काफी अच्छा संबंध था बंकिम चंद्र चटर्जी का। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन 3 पर्सनैलिटी का उन्होंने खास तौर से जिक्र किया। उसमें भगवान बिरसा मुंडा, गुरु तेग बहादुर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जिक्र आया। 150वीं सालगिरह मनाई जा रही है। भगवान बिरसा मुंडा का भी मनाया जा रहा है और 350वीं जो सेंटेनरी है वो मनाया जा रहा है गुरु तेग बहादुर का। और ये तीनों पर्सनैलिटी ऐसे हैं जो मोदी के कॉन्स्टिट्यूएंसी को, हालांकि मोदी ऐसा कह नहीं रहे हैं कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल खिलाड़ी हैं, जो पॉलिटिकल मास्टर हैं, उनको बात समझ में आ रही होगी कि मोदी के सामने टिकना मुश्किल है। इसलिए वोट चोरी, तो ये चोरी वो चोरी का नारा लगाते रहे। लेकिन मोदी ने गुरु तेग बहादुर का जिक्र किया, भगवान बिरसा मुंडा का जिक्र किया। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के ही भगवान नहीं हैं, वो पूरे देश के लिए भगवान हो गए, इसलिए उन्हें भगवान बिरसा मुंडा कहा जा रहा है। और गुरु तेग बहादुर अपने धर्म की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान दे दिया। अभी जो नवंबर महीना बीता है, 11 नवंबर 1875 को, और यही चांदनी चौक में काजी ने कलमा पढ़ा और उसके बाद जल्लाद जलालुद्दीन ने तलवार से उनके धर को अलग कर दिया। लेकिन वो औरंगजेब की बात में नहीं आए। उन्होंने धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया, अपने बाल को नहीं मुंडवाया, अपने बाल नहीं कटाए और अपने धर्म की रक्षा के लिए सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर ने
अपना बलिदान दे दिया, लेकिन वो धर्म परिवर्तन नहीं किए। उनकी आज 350वीं, आज ये पूरा साल जो है ये मनाया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का 150वीं, ये तो पूरा चल ही रहा है लगातार। और उसके बाद भगवान बिरसा मुंडा का, और उसके बाद जो तुरूप का इक्का है, तुरूप का पत्ता है, वो मोदी ने वंदे मातरम के रूप में चल दिया है। वंदे मातरम का भी 150वां साल चल रहा है। 1875 में पहली बार इसकी रचना हुई, और 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में खुद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गाया, वंदे मातरम को गाया। और उसके बाद न सिर्फ ये कांग्रेस का, बल्कि मोदी जिक्र कर रहे थे कि कैसे सावरकर ने इंग्लैंड में इंडिया हाउस में वंदे मातरम को युवाओं की धड़कन के रूप में तब्दील कर दिया, वीर दामोदर सावरकर का जिक्र करते हुए। और कैसे वीर दामोदर सावरकर ने वहां से अखबार निकालना शुरू किया, मातरम, वंदे मातरम के नाम से, जिसे अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, तो मैडम भीखाजी कामा ने पेरिस में अखबार निकाल दिया, उसका नाम वंदे मातरम रखा। मोदी ने कुछ ऐसे जिक्र किए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मोदी ने कहा कि बंगाल की एक महिला, जो अब जो बंगाल का डिवीजन हुआ है, विभाजन हुआ है, अब बांग्लादेश हो गया है, सालीवाल जगह का नाम था, वहां की एक महिला ने अपनी चूड़ियां उतार दी। क्यों उतार दी? इसलिए कि वंदे मातरम को अंग्रेजों ने बंगाल में प्रतिबंधित कर दिया कि कोई इसका गान नहीं कर सकता, कोई इसे गा नहीं सकता, ना युवा, ना महिला, ना अधेड़, ना बूढ़ा, कोई नहीं गा सकता। तो बंगाल की उस महिला ने, संबोश है महिला का नाम, उन्होंने अपनी चूड़ियां उतार दी और कहा कि मैं तब तक चूड़ी नहीं पहनूंगी जब तक कि वंदे मातरम से प्रतिबंध हटाया नहीं जाता। और फिर अपने हाथ की चूड़ी उतारने का मोदी जिक्र कर रहे थे कि एक महिला के लिए इससे बड़ी कोई घटना नहीं होती है जब वो अपने हाथ से चूड़ी उतार दे। वंदे मातरम के बारे में ये कहावत थी, बंगाल की ही सड़कों पर नहीं, देश की सड़कों पर जब युवा वंदे मातरम का गान करते थे, तो वो किस प्रकार से प्रतिबद्ध थे, इसका उन्होंने जिक्र किया। अंग्रेजों का वो जुल्म सहते थे, लेकिन वंदे मातरम का गान बंद नहीं करते थे। एक स्कूल का उन्होंने जिक्र किया कि स्कूल में जब बच्चों ने वंदे मातरम का गान गाया तो उस पर जुल्म किए गए, लेकिन बच्चे नहीं माने, वो वंदे मातरम गाते रहे। मोदी ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ गान नहीं है, देश का स्वाभिमान है। और फिर जब ये स्वाभिमान राजनीति के बियॉन्ड गया, आर्थिक क्षेत्र में ये स्वदेशी स्वाभिमान बन गया। कंपनियों ने अपने नाम के आगे वंदे मातरम लिखना शुरू किया। माचिस के डब्बे से लेकर के समुद्री जहाज तक में वंदे मातरम लिखा जाने लगा। और फिर मोदी ने कहा कि कैसे वंदे मातरम हमारे सेनाओं का उद्घोष बन गया, हमारे जवानों का उद्घोष बन गया, कैसे वंदे मातरम युद्ध में जीतने का सबसे बड़ा रण कौशल बन गया कि जब तक वंदे मातरम गाते रहेंगे हम हार नहीं मानेंगे। कैसे वंदे मातरम भारत की एकजुटता का प्रतीक बन गया, कैसे वंदे मातरम हमें वर्ष से अर्श तक पहुंचाने का प्रतीक बन गया, कैसे वंदे मातरम संघर्ष में, संकट में खुद को विचलित नहीं होने देने का सूत्र बन गया, कैसे वंदे मातरम सफलता की सीढ़ियों पर चलने का सूत्र बन गया, और कभी भी कठिन से कठिन रास्ते को हंसते हुए पार करने का सूत्र बन गया वंदे मातरम। इसका जिक्र कर रहे थे मोदी।
और मोदी न सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर, बंगाल की उस महिला, वीर सावरकर, गांधी का भी जिक्र किया। और उसके बाद मोदी का जो निशाना था, उस पे मोदी आ गए। और तब मैंने आपको कहा कि मोदी ने 50 मिनट में जो तंबू बचा हुआ था, वो तंबू विपक्ष का उखाड़ करके फेंक दिया। अब विपक्ष को नया नैरेटिव चुनना पड़ेगा। और मोदी का ये वंदे मातरम राग एक दिन की घटना नहीं है कि पार्लियामेंट में आया और मोदी ने भाषण दे दिया। वंदे मातरम का राग मोदी ने कहा है कि अगले 1 साल तक चलता जाएगा, गाता जाएगा, गाया जाएगा, बजता जाएगा, बजाया जाएगा। वंदे मातरम का ही राग गाया जाएगा अगले 1 साल तक। ये 1 साल तक 12 महीने चलने वाला उत्सव होगा वंदे मातरम का। 150 वर्ष पूरा होने के बाद पूरा देश वंदे मातरम के प्रति समर्पित है। वो कोई एक, मोदी कह रहे थे कि एक एक रचना मात्र नहीं है, एक कविता मात्र नहीं है, या एक कवि की उत्कृष्ट रचना नहीं है। ये ऐसा भाव है जिसमें पूरा भारत समाहित है, जिसमें भारत मां समाहित है। अब वो वसुंधरा की बात कर रहे हैं, अब वो वंदे मातरम के अन्य छंदों की बात कर रहे हैं। अब खाली द्रुमदल शोभनी की बात नहीं होगी, वंदे मातरम में सरस्वती की बात होगी, दुर्गा की बात होगी, काली की बात होगी। और क्यों सरस्वती, क्यों दुर्गा, क्यों काली के स्टांजे को वंदे मातरम से हटाया गया, उस पर अब देश में बड़ी चर्चा आरंभ होगी। पिछले कुछ दिनों से मोदी लगातार भारत और उसके स्वाभिमान को जगाने के लिए ऐसा लगता है कि कमर कस लिया है, कस्में खा ली हैं, और मोदी अब उस रास्ते से पीछे हटना चाहते नहीं हैं। मोदी कह रहे हैं कि दुर्गा और सरस्वती, काली, इनके जो स्टांजा थे, ये जो लिखे हुए थे, ये जो छंद था, इसको क्यों हटाया गया वंदे मातरम से? किसके कहने पर हटाया? 1937 में यही अक्टूबर नवंबर महीने में मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना के आपत्ति के बाद पंडित नेहरू ने जो खत लिखा सुभाष बाबू को, उसमें पंडित नेहरू जिक्र कर रहे हैं कि वंदे मातरम के पंक्तियों पर मुस्लिम इरिटेट हो सकते हैं। और ये प्रतिक्रिया दी है जिन्ना ने, तो हमें इस पर विचार करना चाहिए। और इसको लेकर के कोलकाता में एक अधिवेशन कॉल किया। अब मोदी कह रहे हैं कि बंकिम बाबू का कोलकाता, बंकिम बाबू की रचना, बंकिम बाबू का प्रदेश, बंकिम बाबू के लोग, और बंकिम बाबू के प्रदेश में बंकिम बाबू के लोगों के बीच में बंकिम बाबू की रचना के ऊपर चर्चा करने के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए नेहरू ने वहां मीटिंग बुलाई। नेहरू के कहने पर मीटिंग आहूत हुई और यह प्रस्ताव पारित हुआ कि हां, इसमें अमेंडमेंट होगा। और जब ये अमेंडमेंट हो गया तो पूरे देश भर में उस अमेंडमेंट के खिलाफ, उस संशोधन के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए, भारी विद्रोह हुआ। उस विद्रोह के बाद भी कांग्रेस ने वंदे मातरम का जो वर्तमान स्वरूप है उसी को अडॉप्ट किया और जो असली स्वरूप था उसमें संशोधन कर दिया। अब ये जो आरोप है, ये जो तथ्य है, ये जो सत्य है, इसका जो प्रकटीकरण भरी संसद में मोदी ने कर दिया, पूरे देश में गुंजायमान हो रहा है। इसका कोई जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। और इसीलिए मोदी ने कहा था बिहार चुनाव के बाद कि गंगा बिहार से बंगाल जाती है और बंगाल में अब गंगा पवित्र करेगी।
बंगाल मोदी के निशाने पर है। एक और घटना हुई है। बंगाल के कोलकाता के परेड ग्राउंड में पहली बार आज तक कभी राजनीतिक पार्टी के लोग भी वहां इस तरह की रैली नहीं कर पाए थे। कोलकाता के परेड ग्राउंड ग्राउंड में 5 लाख से अधिक लोगों ने शिरकत किया है। 5 लाख से अधिक। किस बात के लिए? किसी राजनीतिक रैली के लिए नहीं, गीता पाठ के लिए 5 लाख से अधिक लोगों ने कोलकाता के परेड ग्राउंड में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। ये छोटी घटना नहीं है, ये कोलकाता में हो रहा है। अब आप इसका मिलान कर लीजिए। मोदी गरज रहे हैं संसद में कि वंदे मातरम का गायन होगा, जो नहीं गाएंगे वो देशद्रोही करार दिए जाएंगे, जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो देशद्रोही होगा। और उधर परेड ग्राउंड में गीता का उद्घोष हो रहा है, गीता वाचन चल रहा है। ये किस ओर इशारा कर रहा है? क्या बंगाल की हवा बदल रही है? बंगाल की डेमोग्राफी को जो बदलने का षड्यंत्र चल रहा था, एक दूसरा विभाजन करने की जो तैयारी चल रही थी, क्या मोदी ने उस दूसरे विभाजन की फिलॉसफी पर अटैक कर दिया है? क्या मोदी न सिर्फ कांग्रेस की तंबू उखाड़ रहे हैं, बल्कि मोदी पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की तंबू पर हमला कर दिया है? मुझे नहीं मालूम ममता बनर्जी कैसे रिएक्ट करेंगी, लेकिन ममता बनर्जी को अब अलर्ट हो जाना चाहिए। मोदी ने अभी संसद में तंबू उखाड़ा है, मोदी अब दूसरा तंबू बंगाल में गाड़ने जा रहे हैं, और वहां किसकी तंबू उखाड़ के गाड़ेंगे ये तो आप सबको मालूम है। बंगाल में अभी ममता जी की तंबू लगी हुई है, और 1 साल 2 साल से नहीं, 3-3 दफा से लगी हुई है। और इस बार अगर ममता जी जीतेंगी तो वो इतिहास बना देंगी। जो काम पिछले 27 ये 27 नहीं, जब ममता बनर्जी आई थी उसके पहले 27 वर्षों के शासन को धूल धूसरित किया था ममता बनर्जी ने, कम्युनिस्ट शासन को। और कम्युनिस्ट शासन को रगड़ करके, धूल चटा करके ममता जी सत्ता में आई थी। और तब याद होगा आपको, तब ममता जी भारतीय जनता पार्टी की पार्टनर हुआ करती थी। लेकिन पता नहीं फिर उसके बाद मोदी फोबिया हो गया, मोदी से डर हो गया ममता को, तो ममता ने अपनी राह बदल ली। मोदी फोबिया नीतीश को भी हुआ था, लेकिन नीतीश को बाद में समझ में आ गया, नीतीश जी को, कि नहीं साहब, हमको अभी मोदी फोबिया में नहीं जाना है। 2 बार उन्होंने हालांकि कर दिया अपने को बचाने के लिए, पॉलिटिक्स में लोग करते रहते हैं, उन्होंने किया, लेकिन अंततः मोदी फोबिया का इलाज हो गया उनका, और वो वापस आ गए मोदी के साथ। ममता जी खुद का इलाज नहीं कर पाई। वो ना तो महागठबंधन में है, ना ही वो कांग्रेस के साथ हैं। वामपंथी उनके दुश्मन नंबर 1 है। भारतीय जनता पार्टी अब दुश्मन नंबर 1 होने जा रही है, क्योंकि अब सीधी लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच में है, तृणमूल कांग्रेस के बीच में है। अब तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी टकराएगी। कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी ने वो हालत कर दी है कि वो सिर्फ बाउंड्री वॉल से तमाशा देखेगी, और बाउंड्री वॉल के बाहर एक और पार्टी जो 27 वर्ष तक पश्चिम बंगाल में राज की, वो सिर्फ व्हिसिल बजाएगी, वो रेफरी की भी भूमिका में नहीं है। ये सभी पानी पहुंचाने वाले ट्वेल्थ मैन हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग अब ट्वेल्थ मैन हो गए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ट्वेल्थ मैन हो गए हैं। टक्कर वहां पर भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी की टीएमसी के बीच होने वाली है। पिछली बार टीएमसी को तो एक बड़े रणनीतिकार थे, वो कह रहे हैं कि हमने ही जिताया। अरे उन्होंने कुछ जिताया उताया नहीं है, टीएमसी का अपना काम था, थोड़ा बहुत उनका सहयोग हो गया, तो उनका प्रोडक्ट उस वक्त अच्छा था। इस बात प्रोडक्ट में डेंट हो गया है। ममता बनर्जी अच्छी नेता हैं, मैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनका अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, वो ममता बनर्जी के लिए घातक होगा।
मुझे नहीं मालूम कि भद्र लोग का इस बार समर्थन ममता बनर्जी पा पाएंगी या नहीं पाएंगी। लेकिन कोलकाता का परेड ग्राउंड का यह किस्सा, गीता प्रेम में लाखों लोगों का उमड़ना और इधर मोदी का सदन में वंदे मातरम के लिए इस प्रकार का उद्घोष, ये दोनों मिलकर के संकेत क्या दे रहा है? संकेत साफ दिख रहा है कि बंगाल का तंबू भी उखड़ने वाला है। अब अगर ममता जी बचाना चाहे, बचाने की कोशिश करें, उसमें कामयाबी उनको मिलेगी, नहीं मिलेगी कहना मुश्किल है। लेकिन बंगाल में भी तंबू खतरे में है, ये आप बात लिख लीजिए। सदन में तो आज कांग्रेस को उन्होंने धो दिया। कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े कद्दावर नेता पंडित नेहरू हैं, उनको ही उन्होंने लपेटे में लिया। उनके ही पत्र को उन्होंने उद्धृत किया। उनको ही कहा कि उनके ही कहने पर वंदे मातरम में संशोधन हुआ। इसीलिए वंदे मातरम के वर्तमान स्वरूप के लिए, और इतना ही नहीं कहा, जब आपने वंदे मातरम के मुद्दे पर मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेके, उसी दिन तय हो गया कि आप विभाजन के लिए भी घुटने टेकेंगे। तो एक तरफ मोदी ने विभाजन के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया और वंदे मातरम पर मुस्लिम लीग के सामने संशोधन करके घुटने टेकने के लिए भी जिम्मेदार ठहरा दिया। तो कांग्रेस का तो इस प्रकरण में समझिए वंदे मातरम के मुद्दे पर वो घुटने पर आ गए। आप कल्पना कीजिए, धीरे धीरे नरेंद्र मोदी कांग्रेस के सारे पहचान, जिसको कांग्रेस अपनी पहचान बताता रहा, और पहचान इसलिए बताता रहा क्योंकि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के बियॉन्ड भी थी, नेहरू परिवार के बियॉन्ड भी कांग्रेस पार्टी थी। उसका चलन था, उसकी मजबूती थी। दिक्कत यह हो गई है कि अब की कांग्रेस पार्टी जो है वो एक परिवार की सैकोफेंट के रूप में सामने दिख रही है। उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता है कांग्रेस पार्टी में। जब तक कांग्रेस पार्टी इस सैकोफेंसी के इस खाल को उखाड़ के फेंकेगा नहीं, उतार के फेंकेगा नहीं, तब तक कांग्रेस पार्टी का भला होना मुश्किल है और कांग्रेस पार्टी का तंबू गड़ना मुश्किल है। तो सीधा सीधा उन्होंने अटैक कर दिया मोदी ने गांधी परिवार पर, और उनके जो सबसे कद्दावर नेता है नेहरू, उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर दिया कि वंदे मातरम जिसको लेकर के महिलाओं ने चूड़ियां उतार दी, युवाओं ने लाठियां खाई, इंडिया हाउस से लेकर पेरिस तक क्या क्या किए गए वंदे मातरम के लिए, उस वंदे मातरम के संशोधन के लिए नेहरू तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि उनको अपीजमेंट करना था, उनको तुष्टिकरण का खेल खेलना था, और तब भी वो देश को नहीं बचा सके। तुष्टिकरण करते हुए भी इसका मतलब है कि आप उसको नहीं समझा सकते, उस कट्टर विचार को आप समझा नहीं सकते। गांधी नहीं समझा पाए, नेहरू नहीं समझा पाए। उस कट्टर विचार के साथ आपको हेड ऑन लेना ही पड़ेगा। फिर मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें मुस्लिम भाई बहन से कोई लेना देना नहीं है। वो कट्टर विचार है, और भारत के 98% से अधिक कन्वर्टेड हैं। हमारे जितने मुस्लिम भाई बहन हैं वो हिंदू हैं, इसमें किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए। फुली कन्वर्जन है। अब वो फोर्सफुली गए हैं या स्वयं गए हैं, ये तो परिवार दर परिवार जानेगा, लेकिन उन्होंने परिवर्तन किया है, इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता। तो फिर ऐसे कट्टर विचारों के जो कोई भी पोषक हैं, उनके खिलाफ हेड ऑन मोदी ने लिया है, और देश भी अब सीधा संवाद कर रहा है, और सीधा संवाद करना भी चाहिए। लंबे समय तक आप किसी बात को अंडर द कारपेट डालते रहेंगे तो वो एक दिन महकना शुरू करेगा, दुर्गंध देगा, और वो दुर्गंध देना शुरू हो गया है। इसीलिए जब आप सफाई करते हैं, ठीक से काम करते हैं और गंदे विचारों को साफ करते हैं, उनसे आप आंख में आंख मिला करके उनको कहते हैं कि आपने देखिए क्या गलती की, क्या गंदगी की, धार्मिक मतांधता, धार्मिक कट्टरता। एक तरफ अशफाकुल्ला खां भी थे, रामप्रसाद बिस्मिल भी थे, और एक तरफ जिन्ना भी थे। ये दोनों उदाहरण हमारे सामने हैं। तो इसलिए हमारे आइडल अशफाकुल्ला खान हैं, हमारे आइडल जिन्ना नहीं है। तो मोदी आज यही कह रहे थे कि आपने उनके सामने घुटने टेके,
आपने वंदे मातरम में संशोधन किया, उसके बाद भी आप देश को एकीकृत नहीं रख सके, देश का विभाजन हुआ और ये सब हम लोगों के लिए हुआ, हम लोगों ने देखा है। इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो मित्रों, मोदी ने आज 25 मिनट के अपने भाषण में 55 मिनट के भाषण में मोदी ने तंबू उखाड़ दिया। किसका? झूठ का जो तंबू डला हुआ था, उसकी तंबू उखाड़ दी मोदी ने। अब देखिए आगे होता है क्या, क्योंकि एक साल तक वंदे मातरम का राग गाया जाएगा और वंदे मातरम के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी ये होगी। कम से कम ये भाव भी तो हमारे युवा पीढ़ी को आए कि क्या था वंदे मातरम। और इसीलिए मैंने कहा कि ये अपने आप में मोदी का आज का स्पीच आंसर सीट है परीक्षा का। और सभी युवाओं को, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट को मैं आग्रह करूंगा कि आज का स्पीच वो जरूर सुने। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।